ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम शुक्ल जी वाली पुस्तक को पढ़ रहे थे और काव्य खंड हमने स्टार्ट कर दिया था, काव्य खंड, जिसमें हमने प्रथम उत्थान पढ़ा। पहले तो पुरानी धारा पढ़ी जो कि प्रकरण वन था, फिर नई धारा पढ़ी जिसमें प्रथम उत्थान पढ़ा, जिसमें भारतेंदु काल के कवि और उस समय की हिंदी कविता को पढ़ा हमने, किस प्रकार से कविता को लेकर द्वंद्व था वो पढ़ा। लेकिन जब द्विवेदी काल आया, यानी कि द्वितीय उत्थान हम पढ़ रहे थे जो अभी, जिसमें हमने मैथिलीशरण गुप्त को पढ़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा, श्रीधर पाठक को पढ़ा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस प्रकार से खड़ी बोली हिंदी के परिमार्जन का काल था ये, क्या क्या चेंजेस आए। तो उसी सूची में हम 5वें नंबर में आज पढ़ेंगे रामचरित उपाध्याय को। तो मैं बता दूंगा कोई कौन कौन से कवि इंपॉर्टेंट है, उनके क्या क्या रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो, रामचरित उपाध्याय, स्वर्गीय रामचरित उपाध्याय का जन्म इतने टाइम पे गाजीपुर में हुआ था। पिछले दिनों वो आजमगढ़ के पास एक गांव में रहने लगे। इनकी सब रचनाएं इंपॉर्टेंट है, वो भी कभी पूछ ले तो, बाकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम बहुत कवि आधुनिक काल में पढ़ेंगे और सिर्फ मुख्य मुख्य कवि इंपॉर्टेंट है, गौण कवि नहीं है। उनका कुछ वर्ष हुए, उनका देहांत हो गया। वे संस्कृत के अच्छे पंडित थे। पहले पुराने ढंग की हिंदी कविता की ओर उनकी रुचि थी। बाद में जब सरस्वती सरस्वती में जब खड़ी बोले की कविताएं निकलने लगी, तब वे नए ढंग की रचना की ओर बढ़े और द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से बराबर उक्त पत्रिका में अपनी रचनाएं भेजते थे। तो देखो, भारत भारती हम पढ़कर आए थे, वो थी मैथिलीशरण गुप्त की रचना। इनकी एकमात्र रचना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है राष्ट्र भारती। उसके अलावा बाकी पंक्ति अगर याद भी नहीं करोगे आप बाकी रचनाएं तो भी चल जाएगा, बस देख लेना। तो राष्ट्र भारती है रामचरित उपाध्याय की, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना। देवदूत, देवदव, देवसभा, देवी द्रौपदी और भारत भक्ति, विचित्र विवाह, ये भी इनकी खड़ी बोले की कविताएं हैं। छोटी कविताएं अधिकतर विदग्ध भाषण के रूप में है। रामचरित चिंतामणि नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य भी इन्होंने लिखा है, जिसका कई एक प्रसंग बहुत सुंदर बन पड़े हैं, जैसे अंगद रावण संवाद। भाषा उनकी साफ होती थी, वैदग्ध्य के साथ चलती थी। अंगद रावण संवाद की कुछ पंक्तियां यहाँ पे दे रखी है। तो देखो, रामचरित चिंतामणि ये प्रकार से मान के चलो कि रामचरित उपाध्याय ने लिखी है, वैसे याद है। और रामचरित की इंपॉर्टेंट रचना हो जाएगी राष्ट्र भारती। ये पंक्तियां वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़ लेते हैं। कुशल से रहना यदि है तुम्हें दनुज, तो फिर गर्व न कीजिए, शरण में गिरिए रघुनाथ के, निबल के बल केवल राम है। सुन कपे यमक इंद्र कबीर की, न हिलती रसना मम सामने, तदपि आज मुझे करना बड़ा मनुज सेवक से बकवाद भी। यदि कपे राक्षस राज का स्तवन है, तुझने न किया गया, कुछ नहीं डर है पर क्यों वृथा निलज, मानव मान बढ़ा रहा। बस कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। छठे कवि हैं गिरधर शर्मा नवरत्न। दूसरे संस्कृत के विद्वान हैं जिनकी रचनाएं सरस्वती में छपती रहती थी। ये झालरा पाटन के पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न हैं। सरस्वती के अतिरिक्त हिंदी और पत्रों और पत्रिकाओं में भी कविताएं भेजते थे। राजपुताने से निकलने वाले विद्या भास्कर नामक एक पत्र का संपादन भी इन्होंने किया है। मालवा राजपुताने में हिंदी साहित्य के प्रचार में इन्होंने बड़ा काम किया है, ठीक है। नवरत्न जी संस्कृत के अच्छे कवि थे। गोल्ड स्मिथ के, जो कि जिसका अनुवाद किसने किया था, वो उन्होंने श्रीधर पाठक ने, हरमिट नाम से जो नाटक था उसका, हरमिट रचना का, एकांतवासी योगी का। तो इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी अनुवाद किया था। संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। हिंदी में भी इनकी रचनाएं कम नहीं है। हिंदी में तो अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने, संस्कृत में अनुवाद किया था इन्होंने, क्या नाम इनका, गिरधर शर्मा नवरत्न, ठीक है। कुछ पुस्तकें लिखने के अलावा इन्होंने पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। रविंद्र बाबू की गीतांजलि का हिंदी पद्यों के अनुवाद भी बहुत पहले इन्होंने लिखा था। और ये कहते हैं कि माँ के शिशुपाल वध के, कि माँ की जो रचना है शिशुपाल वध के 2 सर्गों का भी अनुवाद हिंदी माँ के नाम से इन्होंने किया था। पहले ये ब्रज भाषा में कविता रचना करते थे, जिनमें कहीं कहीं खड़ी बोली का आभास भी रहता था। शुद्ध खड़ी बोली के भी कुछ कवित इनके मिलते हैं। सरस्वती में प्रकाशित इनकी कविताएं अधिकतर इतिवृत्तात्मकता या गद्यवत है, जैसे मैं जो ये नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नवमित्र सा है। पंक्तियां छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी पंक्तियां। 7वें कवि के रूप में आज हम पढ़ेंगे लोचन प्रसाद पांडे को। पांडे जी बहुत छोटी अवस्था से ही कविता करने लगे थे। इनकी कविताएं सरस्वती तथा मासिक पत्रिकाओं में निकलने लगी। इनकी रचनाएं कई ढंग की है। कथा प्रबंध के रूप में फुटकल प्रसंग भी है। चित्तौड़ के भीम सिंह के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्याय के ढंग पर इन्होंने लिखी है। मृगी दुख मोचन बस एकमात्र इंपॉर्टेंट है। पूरा लोचन प्रसाद पांडे को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, पर हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रिवीजन करेंगे तो मत पढ़ना ऐसा बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ मृगी दुख मोचन नाम से जो रचना है खड़ी बोली में, ये किसने लिखी है, लोचन प्रसाद पांडे ने। तो मोचन लोचन ये याद रखना आप, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे।
इन्होंने खड़ी बोली के सवैयों में एक मृगी की अत्यंत दारुण परिस्थिति का वर्णन सरस भाषा में किया है, जिससे पशुओं तक पहुंचने वाली इनकी व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। इनका हृदय कहीं कहीं पेड़ पौधों तक की दशा का मार्मिक अनुभव करता पाया जाता है। इनकी भावुकता इनकी अपनी है। भाषा की गद्यवत सरल सीधी सादी रचना, सीधी गति उस रचना प्रवृत्ति का पता देती है जो द्विवेदी जी के प्रभाव से उत्पन्न हुई है, पर इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का वैसा स्वच्छ और निखरा हुआ रूप नहीं मिलता है जैसा गुप्त जी की उस रचनाओं में मिलता है। कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है। चढ़ जाते पहाड़ों में जाके कभी, कभी झाड़ों के नीचे फिरे बिचरे, कभी कोमल पत्तियां खाया करे, कभी मीठी हरी हरी घास चरे। ठीक है, छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पंक्तियां इतनी पढ़ोगे, इतनी याद करोगे, इससे अच्छा तो जो मुख्य पंक्तियां है ना वो आप भूल जाओगे। जो मुख्य पंक्तियां, जो हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां जिन्हें कहते हैं, उनको याद करो, जो मुख्य मुख्य कवियों की है बस। इन प्रसिद्ध कवियों के अतिरिक्त न जाने कितने कवियों ने खड़ी बोली में फुटकल कविताएं लिखी है, जिन पर द्विवेदी जी का प्रभाव झलकता है। ऐसी कविताओं से मासिक पत्रिकाएं भरी रहती है। जो कविता अपने से दूर की वस्तु समझते थे, वे भी गद्य में चलने वाली भाषा को पद्यबद्ध करने का अभ्यास करने लगे। उनकी रचनाएं बराबर प्रकाशित होने लगी। उनके संबंध में ये स्पष्ट समझ रखना चाहिए कि वे अधिकतर इतिवृत्तात्मकता गद्य निबंध के रूप में होती थी। फल इसका यह हुआ कि काव्य प्रेमियों को उसमें काव्यत्व नहीं दिखाई देता था। वे खड़ी बोली की अधिकांश कविता को तुकबंदी मात्र समझने लगे थे। आगे चलकर तीसरे उत्थान में इस परिस्थिति के विरुद्ध गहरा परिवर्तन हुआ। यहाँ तक तो उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से अथवा आदर्श के अनुकूल रचना की है। अब पर इस द्वितीय उत्थान में कुछ कवि ऐसे भी हुए हैं जो बराबर अपनी वाग्धारा बहाते रहे हैं, जो अपना स्वतंत्र मार्ग निकाल चुके हैं, जिन पर द्विवेदी जी का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। तो द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि कौन कौन सी है जिन पर द्विवेदी जी का प्रभाव नहीं है, लेकिन द्विवेदी काल में उन्होंने रचनाएं की हैं। द्विवेदी जी के प्रभाव से हिंदी काव्य ने जो स्वरूप प्राप्त किया है, उसके अतिरिक्त उनके अनेक रूपों में भी भिन्न भिन्न कवियों की काव्यधारा चलती रही। कई एक बहुत अच्छे कवि अपने अपने ढंग का सरस और प्रभावपूर्ण कविता करते रहे। इसमें मुख्य है राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, रामनरेश त्रिपाठी और रूपनारायण पांडे। देखो, राय प्रसाद देवी का उपनाम है पूर्ण, नाथूराम शर्मा शंकर का नाम है नवीन, नहीं वो बालकृष्ण शर्मा नवीन, छोड़ो वो छोड़ो, नाथूराम शर्मा शंकर तो छोड़ो, पर गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम है स्नेही। ये पूछा गया उपनाम है, बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है ना। इन कवियों में से अधिकांश दो रंगी कवि हैं जो ब्रजभाषा में भी रचना करते हैं। श्रृंगार, वीर, भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी की कविता सवैयों या गेय पदों में करते आते थे और खड़ी बोली में नूतन विषयों को लेकर चलते थे। बात यह थी कि खड़ी बोली का प्रचार बराबर बढ़ता दिखाई पड़ता था और काव्य के प्रवाह के लिए कुछ नई नई भूमियां भी दिखाई पड़ती थी। देश दशा, समाज दशा, स्वदेश प्रेम, आचरण संबंधी उपदेश आदि ही तक नई धारा की कविता न रहकर जीवन के कुछ और पक्षों की ओर भी बढ़ी, पर गहराई के साथ नहीं। त्याग, वीरता, उदारता, सहिष्णुता इत्यादि के अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग पद्यबद्ध हुए, जिनके बीच बीच में जन्मभूमि, प्रेम, स्वजाति गौरव, आत्मसम्मान की व्यंजना करने वाले जोशीले भाषण रखे गए। जीवन की गूढ़, मार्मिक और रमणीय प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने कुछ ध्यान कल्पित प्रबंध की ओर दिया। दार्शनिकता का पुट राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाओं में कहीं कहीं दिखाई देता था, पर किसी दार्शनिक तथ्य को हृदय ग्राही रचनात्मक रूप देने का प्रयास उनमें भी नहीं पाया जाता। ग्रंथ है इनका वसंत वियोग, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, याद रखना, राय देवी प्रसाद पूर्ण का है वसंत वियोग। मैं भारत दशा सूचक प्राकृतिक विभूति के नाना चित्रों के बीच बीच में कुछ दार्शनिक तत्व रखे गए हैं और अंत में आकाशवाणी द्वारा भारत के कल्याण के लिए कर्म योग और भक्ति का उपदेश दिलाया गया है। प्रकृति वर्णन की और हमारा काव्य कुछ अधिक अग्रसर हुआ, प्राय वहीं तक रहा जहां तक उसका संबंध मनुष्य के सुख सौंदर्य की भावना से है। प्रकृति के जिन सामान्य रूपों के बीच नर जीवन का विकास हुआ है, जिन रूपों से हम बराबर घिरे रहते आए हैं, उनके प्रति वो राग या ममता न व्यक्त हुई जो चिर सहचरों के प्रति स्वभावतः होती हुआ करती है। प्रकृति के प्राय वे चटकीले भड़कीले रूप लिए गए जो सजावट के काम करने में समझे गए। सारांश यही कि जगत और जीवन के नाना रूपों और तथ्यों के बीच हमारा हृदय का प्रयास करने में वाणी जैसी तत्पर न दिखाई पड़ी। देखो, यहाँ तक जो हमने पढ़ा, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे, जो भी अवधारणाएं थी, मैंने आपको समझाई है। आगे हम पढ़ेंगे राय देवी प्रसाद पूर्ण को। देखो, पूर्ण जी का उल्लेख हम पुरानी धारा में कर चुके हैं। ये ब्रजभाषा के काव्य परंपरा के प्रौढ़ कवि थे और जब तक जीवित रहे अपने रसिक समाज द्वारा
उस परंपरा की पूरी चहल पहल बनाए रखे। उक्त समाज की ओर से रसिक वाटिका नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसमें उस समय के प्राय सभी ब्रजभाषा कवियों की सुंदर रचनाएं छपती है। जब संमत 1977 में पूर्ण जी का देहावसान हो गया, उस समय समाज निर्वलंब सा हो गया था। रसिक समाजी हवे चकोर चहु और हेरे, कविता को पूर्ण कला निधि किते गयो, है ना। इस प्रकार से पंक्तियां लिखी थी किसी ने, रत्नेश जी ने। जो राय देवी प्रसाद पूर्ण थे, वो सनातन धर्म के बड़े उत्साही अनुयायी और अध्ययनशील व्यक्ति थे। उपनिषद वेदांत में उनकी अच्छी गति थी। सभा समाजों के प्रति उनका उत्साह रहता था। उनके अधिवेशनों में वे अवश्य कोई ना कोई कविता पढ़ते थे। देश में चलने वाले आंदोलन जैसे स्वदेशी आंदोलन को भी उनकी वाणी प्रतिध्वनित करती थी। भारतेंदु, प्रेमघन आदि प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी में भी देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय पाया जाता है। बात यह है कि उस समय तक देश के राजनीतिक प्रयत्नों में अवरोध या विरोध का बल नहीं आया था और लोगों की पूरी तरह धड़क नहीं खुली थी। अतः इनकी रचना में यदि एक और स्वदेशी पर देशभक्तिपूर्ण पद्य मिलते हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली के दरबार में ठाट बाट का वर्णन तो मिलना आश्चर्य की बात नहीं है। प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी पहले नूतन विषयों की कविताओं भी ब्रजभाषा करते थे। जैसे विगत आलस की रजनी भई, रुचिर उदय की द्युति छय गई, है ना। छोड़ सकते हैं, बिल्कुल पंक्तियां इंपोर्टेंट नहीं है। इस प्रकार संग्राम, निंदा आदि अनेक विषयों पर इनकी रचनाएं ब्रजभाषा में है। पीछे खड़ी बोली की कविता का प्रचार बढ़ने पर बहुत सारी रचनाएं उन्होंने खड़ी बोली में की, जैसे अमलतास, वसंत वियोग और स्वदेशी कुंडल। बस यही दो रचनाएं इंपोर्टेंट है। स्वदेशी कुंडल ये 1000 बार पूछी गई रचनाएं है, ठीक है। 1000% लिख के इंपोर्टेंट लगा लो आप। स्वदेशी कुंडल पुस्तक के रचनाकार कौन है या काव्य के रचनाकार कौन है? राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण, तो ये इंपोर्टेंट है। बस थोड़ा बहुत वसंत वियोग उतना नहीं है। पर नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत, स्वदेशी, देशोद्धार आदि पर अधिक रचनाएं इतिवृत्तात्मकता पद्यों के रूप में है। वसंत वियोग का बहुत बड़ी कविता है, जिसमें कल्पना अधिक सचेष्ट मिलती है। भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। प्राचीन काल में ये उद्यान सत्व गुण प्रधान तथा प्रकृति के सारी विभूतियों से संपन्न था और इसके माली जो थे वो देवतुल्य थे। पीछे मालियों के प्रमाद और अनेक्य से उद्यान उजड़ने लगता है। यद्यपि कुछ यशस्वी महापुरुष विक्रमादित्य ऐसे कुछ काल के लिए उसे संभालते दिखाई पड़ते हैं, पर उसकी दशा गिरती ही जाती है। अंत में उसके माली साधना और तपस्या के लिए कैलाश मानसरोवर के जाते हैं, जहां आकाशवाणी होती है कि विक्रम की 20वीं शताब्दी में जब पश्चिम शासन होगा तब उन्नति का आयोजन होगा। अमलतास नाम की छोटी सी कविता में कवि ने अपने प्रकृति निरीक्षण का भी परिचय दिया है। ग्रीष्म में जब वनस्थली के सारे पेड़ झुलसा जाते हैं, कहीं प्रफुल्लता नहीं दिखाई देती है, उस समय अमलतास चारों ओर फूलकर अपने पीत प्रभाव फैला देता है। इससे कवि भक्ति के महत्व का संकेत करते हैं। ठीक है, पंक्तियां छोड़ सकते हैं। वैसे हम देख तव वैभव द्रुम कुल संत विचारा उसका सुखद निदान छोड़ सकते हैं। बाकी आप समझ रहे हैं मैं कौन कौन सी रचनाएं आपको राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। पूर्ण जी की कविताओं का संग्रह पूर्ण संग्रह के नाम से प्रकाशित हो चुका है। उनकी खड़ी बोली की रचना के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। नंदन वन का सुना नहीं है किसने नाम, मिलता है जिसमें देवों को भी आराम, उसके भी वासी सुख राशि उग्र वह यदि उनका भाग, आकर के इस कुसुकुमार में करते हैं नंदन रुचि त्याग। पंक्तियां बिल्कुल छोड़ सकते हैं, मैं बताऊंगा, क्योंकि आप जितनी पंक्तियां एक्स्ट्रा याद करेंगे दिमाग को भरोगे, मेमोरी को भरोगे, और कुछ नहीं है, बस ऐसा है। जो विश्व विख्यात जो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां हैं वही मैं आपको याद करवाऊंगा और वही एग्जाम में सीधी सीधी टपकेगी। ये भी आप निश्चिंत होकर पढ़िए। नाथूराम शर्मा शंकर, ठीक है। नाथूराम शर्मा शंकर जो है इनका उपनाम है शंकर। वो बालकृष्ण शर्मा नवीन अलग है, वो जिनका उपनाम नवीन है। सनही अपन ने पढ़ लिया था, गया प्रसाद शुक्ल सनही का है, ठीक है। उसी प्रकार से जो बद्री नारायण चौधरी है उनका उपनाम है प्रेमघन, पर जब ये उर्दू में कविता करते थे तो अब्र नाम से कविता करते थे, अब्र नाम से, ठीक है ना। तो नाथूराम शर्मा जो थे वो पद्य रचना में बहुत सिद्धहस्त थे। तब नारायण मिश्र के वे साथियों में थे और उस समय के कवि समाजों में बराबर कविता पढ़ा करते थे। समस्या पूर्ति वे बड़ी ही सटीक और सुंदर करते थे, जिनसे उनके चारों ओर पदक, पगड़ी, दुशाले आदि से सत्कार होता था। कवि व चित्रकार, काव्य सुधाकर, रसिक मित्र आदि पत्रों में उनकी अनूठी पूर्तियां और ब्रजभाषा की कविताएं बराबर निकला करती थी। छंदों के सुंदर नपे तुले विधान के साथ ही उनकी उद्भावना भी बड़ी अनूठी होती थी। वियोग का यह वर्णन पढ़िए आप कि शंकर नदी नद नदी सन के नीरन की,
भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी, और दोनों ध्रुव छोरन लो पल में पिघल कर, घूम घूम धारनी धुरी सी बढ़ जाएगी, और झारेंगे अंगारे ये तरनी तारे तारे पति, जारेंगे खमंडल में आग मड़ जाएगी, और काहू विधि विधि की बनावट बचेगी नाही, जो पे वा वियोगिनी की आह कड़ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत। कि पीछे खड़ी बोली का प्रचार करने वाले पर उसमें बहुत अच्छी रचना करने वाले उनकी पदावली कुछ उद्दंडता लिए होती थी। इसका कारण यह है कि उनका संबंध आर्य समाज से भी रहा है, जिसमें अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का उग्र विरोध मिलता था। उसकी अंतर्वृत्ति का आभास उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। गर्भरंडा रहस्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एकमात्र रचना जो कि हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, नाथूराम शर्मा शंकर की गर्भरंडा रहस्य। हमने सभी कवियों की एक एक रचना मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है, आप याद रखिएगा। इन सिर्फ इन रचनाओं को याद रखिएगा, दोबारा सिर्फ इन्हीं रचनाओं को पढ़िएगा, पूरा शुक्ल जी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी परिस्थिति और देव मंदिरों में अनाचार आदि दिखाने का उद्देश्य मिलता है। प्रबंध काव्य है ये, ठीक है ना। उसका एक पूरा पद दिया हुआ है कि फैला हुआ है हुड़दंग होलिका की हलचल में, फूल फूल कर फाग फला महिमा मंडल में, जननी भी तजलाज बनी ब्रज मक्खी सबकी, पर मैं पिंड छुड़ाई जवनिका में जादव की। फप्तियां और फटकार इनकी कविताओं की विशेषता है। फैशन वालों पर कही हुई ईश गिरजा को छोड़ी ईशु गिरजा में जाए वाली फप्ती इन्हीं की है। पर जहां इनकी चित्तवृत्ति दूसरे प्रकार की रही है, वहां उनकी बड़ी मनोहर मनोहर भाषा है। ये कविता दिया हुआ है कि तेज न रहेगा तेजधारियों का नाम को भी, मंगल मयंक मंद मंद पड़ जाएंगे, और मीन बिन मारे मर जाएंगे सरोवर में, डूब डूब शंकर सरोज सड़ जाएंगे, और चौक चौक चारों ओर चौकड़ी भरेंगे मृग, खंजन खिलाड़ियों के पंख झड़ जाएंगे, और बोलो इन अखियों की होड़ करने को अब, विश्व से अड़ीले अपमान अड़ जाएंगे, उपमान अड़ जाएंगे। ये हमने पढ़ा, ठीक है। नाथूराम शर्मा शंकर को उनकी रचना पढ़ी हमने इंपॉर्टेंट, गर्भरंडा रहस्य। स्वदेशी कुंडल हमने इससे पहले पढ़ी थी राय देवी प्रसाद पूर्ण की, ठीक है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये हिंदी के बड़े ही भावुक और सरस हृदय कवि थे, ठीक है। गया प्रसाद शुक्ल जी स्नेही वही है जो त्रिशूल उपनाम से कविता करते थे। त्रिशूल उर्दू में जो है त्रिशूल नाम से। ये पुरानी और नई दोनों चाल की कविताएं लिखते थे। इनकी बहुत सारी कविताएं त्रिशूल नाम से भी निकली है। उर्दू कविता भी इनकी अच्छी थी। रसिक मित्र, काव्य सुधा नीति और साहित्य सरोवर आदि बराबर निकलते रही है। पीछे इनकी प्रवृत्ति खड़ी बोली की ओर हुई और इनकी 3 पुस्तकें निकली थी। कृषक क्रंदन, बस ये इंपॉर्टेंट है एकमात्र। कृषक क्रंदन जो है, कुसुमांजलि भी पूछी गई है, वैसे तो प्रेम 25 उतनी खास नहीं है, पर कृषक क्रंदन तो याद रखना आप। इस मैदान में भी इन्होंने अच्छी सफलता पाई है। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा शूद्र हूँ, तू है महासागर अगम में एक तारा शूद्र हूँ, तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूँ, तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ। यह गया प्रसाद शुक्ल जी को पढ़ा हमने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को, जो कि त्रिशूल उपनाम से रचनाएं करते थे। कृषक क्रंदन उनकी एक रचना मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई है। रामनरेश त्रिपाठी सब जानते हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। मैं पहले ही बता दूं आपको, मानसी जो है इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह है। बाकी तीनों के तीनों इनके खंड काव्य हैं। खंड काव्य का मतलब हो गया एक प्रकार से प्रबंध काव्य। पढ़ते हैं हम कि त्रिपाठी जी का नाम भी बड़ी खड़ी बोली के कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा के सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है। काव्य भाषा में लाघव के लिए कुछ कारक चिन्हों और संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम अवयवों को छोड़ देना भी, जैसे कर रहा है के स्थान पर कर रहा या करते हुए के स्थान पर करते, ये ठीक नहीं समझते। काव्य क्षेत्र में जिस स्वाभाविक स्वतंत्रता के आभास श्रीधर पाठक ने दिया था, उसके पथ पर चलने वाले द्वितीय उत्थान में जो महत्वपूर्ण कवि उनमें नाम है त्रिपाठी जी का। तो इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वतंत्रवादी कवियों में हम पढ़ते हैं श्रीधर पाठक का नाम, वैसे स्वतंत्रवादी कवियों में नाम आता है इनका। देखो, मिलन, पथिक और स्वप्न नाम के 3 खंड काव्यों में कल्पना ऐसे मर्म पथ पर चलती है जिस पर मनुष्य मात्र का हृदय स्वभाव तो चलता आया है। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर न बांधकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिए कवि ने नूतन कथाओं की उद्भावना की है। अर्थात काल्पनिक कथा है, इसमें कोई पौराणिक कथा नहीं है, खुद के पात्र बनाए हैं और उनको एक कहानी का रूप देकर काव्य में उसको पिरोया है उन्होंने। ठीक है ना। एक कथा में भी, कविता में तो कहानी हो सकती है ना, खंड काव्य, जैसे रामचरितमानस काव्य है पर है तो एक कथा है ना, वो भी उसी प्रकार से एक खंड काव्य है।
कल्पित आख्यानों की ओर ये विशेष झुकाव स्वच्छंद मार्ग का अभिलाष सूचित करता है। इन प्रबंधों में नर जीवन जिन रूपों में ढालकर सामने लाया गया है, ये मनुष्य मात्र को मर्म स्पर्श करने वाला है तथा प्रकृति के स्वच्छंद और रमणीय प्रसार के बीच बीच अवस्थित होने के कारण से सृष्टि से विच्छिन्न नहीं प्रतीत होते हैं। स्वदेश भक्ति की जो भावना भारत हिंदू के समय से चली थी, उसमें सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने प्रदान किया है। त्रिपाठी जी की उपयुक्त तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित है और देशभक्ति का ये भाव उनके मुख्य पात्रों को जीवन के कई क्षेत्रों में सौंदर्य प्रदान करता दिखाई पड़ता है। कर्म के क्षेत्र में भी, प्रेम के क्षेत्र में भी ये पात्र कहीं तरफ से देखने में सुंदर लगते हैं। देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। रामनरेश त्रिपाठी जी ने भारत के प्राय सब भागों को भ्रमण किया है। इनमें से प्रकृति वर्णन में स्थानगत विशेषताएं अच्छी तरह आ सकी है। रामनरेश त्रिपाठी, इनके पथिक में तो दक्षिण भारत के रम्य दृश्यों का बहुत ही विस्तृत समावेश है। इसी प्रकार स्वप्न में तो उत्तराखंड और कश्मीर की सुषमा सामने आती है। प्रकृति के किसी खंड के संश्लिष्ट चित्रण की प्रतिभा इनमें अच्छी है। सुंदर अलंकारिक साम्य खड़ा करने में भी इनका कल्पना प्रवृत्त होती है, पर इन झूठे आरोपों द्वारा अपनी उड़ान दिखाने या वैचित्र्य खड़ा करने के लिए इन्होंने नहीं लिखा है। स्वप्न नामक जो खंड काव्य है, करते उत्थान काल के भीतर लिया गया है, जबकि छायावाद नाम की शाखा भी चल चुकी थी। इससे उस शाखा का रंग कहीं कहीं इसके भीतर झलक मारता है, जैसे प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। अतः इस काव्य को लेकर देखने से थोड़ी थोड़ी इनकी सब प्रवृत्तियां झलक जाती है। इसके आरंभ में हम अपनी प्रिया में अनुरक्त वसंत नामक एक सुंदर और विचारशील युवक को नवजीवन की गंभीर वितर्क दशा में पाते हैं। एक और उसे प्रकृति की प्रमोदमय सुषमाओं के बीच प्रियतमा के साहचर्य का प्रेम सुख लीन रखना चाहता है। तो देखो यही वाली बात है, इसमें भी देश प्रेम और खुद का जो प्रेम है ना, उसके बीच में द्वंद्व मिलेगा। और दूसरी ओर समाज के असंख्य प्राणियों का कष्ट क्रंदन उसे उद्धार के लिए बुलाता जान पड़ता है। स्वप्न वाली रचना में दोनों पक्षों के बहुत से सजीव चित्र बारी बारी से बड़ी दूर तक चलते हैं। फिर उस युवक के मन में जगत और जीवन के संबंध में गंभीर जिज्ञासाएं जाग उठती है। जगत के इस नाना रूपों का उद्गम कहाँ है? सृष्टि के इन व्यापारों का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये जीवन हमें क्यों दिया गया है? इसी प्रकार के प्रश्नों से व्याकुल करते हैं। कभी वो सोचता है कि इस तरह की अंतिम अमित कल्पना के प्रभाव में मैं निशिवासर बहता रहता हूँ, विमोहवश नहीं पहुँचता कहीं तीर पर। रात दिवस ही बूंदों द्वारा तनघट में परिमित यौवन जल है निकला जहां निरंतर, यह रुक सकता नहीं एक पल। कभी कभी उसकी वृत्ति रहस्योन्मुख होती है। वह सारा खेल खड़ा करने वाले उस छिपे हुए प्रियतम का आकर्षण अनुभव करता है और सोचता है कि मैं उसके अन्वेषण में क्यों न चल पड़ूं। उसकी प्रिय सुमना उसे दिन रात इस प्रकार भावनाओं में ही मग्न और अव्यवस्थित देखकर कर्म मार्ग पर स्थिर हो जाने का उपदेश देती है। सेवा है महिमा मनुष्य की, न कि अति उच्च विचार द्रव्य बल। मूल हेतु रवि के गौरव का, प्रकाश ही न कि उच्च स्थल। मन की अमित तरंगों में तुम खोते हो इस जीवन का सुख। इसके उपरांत देश पर शत्रु चढ़ाई करता है और राजा उसे रोकने में असमर्थ होकर घोषणा करता है, प्रजा अपनी रक्षा कर लें। इस पर देश के झुंड नवयुवक निकल पड़ते हैं। उनकी पत्नियां और माताएं गर्व से फूली नहीं समाती। देश की दशा में वसंत को घर में पड़ा देखकर उसकी पत्नी सुमना को अत्यंत लज्जा होती है और वो अपने पति से देश के इस संकट में शस्त्र ग्रहण करने के लिए कहती है। जब वो देखती है कि उसका पति उसके प्रेम के कारण नहीं उठ पा रहा है, तब वो अपने प्रिय को कर्तव्य पथ पर बाधक समझती है। और एक रुग्ण वृद्धा ये देख करके उसका पुत्र उसकी सेवा से ध्यान युद्ध नहीं कर पा रहा, मतलब एक रुग्ण वृद्धा, एक बूढ़ी माँ का बेटा जो कि नहीं जा पा रहा है देश हित के लिए, तो वो प्राण त्याग कर देती है। अंत में सुमना जो उसकी प्रेमिका है, वसंत के सामने हटा नहीं स्थिर करती है और चुपचाप घर से निकल पड़ती है। वो पुरुष वेश में वीरों के साथ सम्मिलित होकर अत्यंत पराक्रम के साथ लड़ती है। उधर वसंत वियोग में प्रकृति के खुले क्षेत्र में अपने प्रेम वेदना की पुकार सुनाता फिरता है, पर सुमना उस समय प्रेम क्षेत्र से दूर थी। अर्ध निशा में तारागण से प्रतिबिंबित अति निर्मल जलमय नील झील के कलित कूल पर मनोव्यथा का लेकर आश्रय, नीरवता में अंतस्थल का मर्म करुण स्वर लहरी में भर प्रेम जगाया करता था। वह विरह विरह गीत गा गा कर भोजपत्र पर विरह व्यथा में अगणित प्रेम पत्र लिख लिख कर
डाल दिए थे उनके उसने गिरी पर, नदियों के तट पर वनपथ पर सुमना के लिए दूर थे ये वियोग के दृश्य कदम्बक, और न विरही की पुकार ही पहुंच सकी उसके समीप तक। अंत में वसंत एक, वास्तव में पुरुष वेश में सुमना है ना, अंत में वसंत एक उद्बोधा से निकल पड़ता है और अपनी अद्भुत वीरता द्वारा सबका नेता बनकर विजय प्राप्त करता है। राजा यह कहकर कि जो देश की रक्षा करे वही राजा, उसको राज्य सौंप देता है। उसी समय सुमना भी उसके सामने प्रकट हो जाती है। स्वदेश भक्ति की भावना कैसे कार्मिक और रसात्मक रूप में कथा के भीतर व्यक्त हुई है, ये उपयुक्त सारांश देखा जा सकता है। यहाँ पर पूरा का पूरा रामनरेश त्रिपाठी की कथा को उन्होंने पूरा रूपायित कर दिया है हमारे सामने। जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि त्रिपाठी की कल्पना मानव हृदय के सामने मर्म पथ पर चलने वाली है। इनका ग्राम गीत संग्रह एक ग्राम गीत भी है, जिसमें इन्होंने लगभग बहुत सारी भाषाओं के गीतों को इसमें लिया है ना। ग्राम गीत संग्रह इस बात को और स्पष्ट कर देता है। अतः त्रिपाठी जी में स्वतंत्रतावाद के प्रकृति पथ पर दिखाई पड़ते हैं। इनकी रचना के कुछ पद दिए हुए हैं कि चारु चंद्रिका से अलोकित विमलोदक सरसी के तट पर, बोर गंधा से शीतल पवन में कोकिल का आलाप श्रवण कर। पंक्तियां छोड़ सकते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, मैं बता दूंगा। हमें किसी की छां चाहिए कहते सुनते हुए अन्न कण, आ जाते हैं हृदय द्वार पर मैं पुकार उठता हूँ तत्क्षण। हाय मुझे धिक है जो इनका न कर सका मैं कष्ट निवारण, उमड़ घुमड़ कर जब घमंड से उठता है सावन में जलधार। छोड़ो आगे चलते हैं भाई। तो ये स्वप्न की कथा हमने पढ़ी थी, नीचे चलते हैं। बिल्कुल पंक्तियां हम छोड़ सकते हैं, मैं बता दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल रामनरेश त्रिपाठी को हमने पढ़ा, बिल्कुल। ग्राम गीत नाम से इनका काव्य भी है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है स्वप्न पथिक मिलन। ठीक है, स्वप्न पथिक मिलन, और एक कौन सा बताया था मैंने आपको, स्वप्न मानसी। तो मानसी इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह। फुटकल कविता समझते हैं ना, 10 कविताएं, पर पहली कविता का दूसरे संबंध नहीं है, दूसरे का तीसरे संबंध नहीं है। और खंड काव्य आपको सब बता दिया मैंने, स्वप्न पथिक पथिक और मिलन जो है वो इनके खंड काव्य हैं। ठीक है, अगले 12वें कवि के रूप में हम पढ़ेंगे स्वर्गीय लाला भगवान दीन को। दीन जी के जीवन का प्रारंभिक काल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ है, जहाँ देश की परंपरागत पुरानी संस्कृति अभी भी कुछ बनी हुई है। उनकी रहन सहन बहुत सादी है, हृदय सरल और कोमल है। उन्होंने हिंदी के पुराने काव्यों का नियमित रूप से अध्ययन किया था। इससे वे ऐसे लोगों से पूछते थे जो परंपरागत हिंदी साहित्य कुछ भी जानकारी किए बिना थोड़ी सी अंग्रेजी शिक्षा के बल पर कविताएं लिखने बैठ जाते थे। बुंदेलखंड में शिक्षित वर्ग के बीच और सर्वसाधारण में भी हिंदी कविता का सामान्य रूप में प्रचार चला आ रहा है। ऋतुओं के अनुसार जो त्योहार और उत्सव रखे गए हैं, उनके आगमन पर वहां लोगों में प्राय वही उमंग दिखाई देती है। विदेशी संस्कारों के कारण वह मारी नहीं गई है। लाला भगवान दीन वही उमंग भरा हृदय लेकर छतरपुरा से काशी आ रहे थे। हिंदी शब्द सागर के संपादकों में एक वो भी थे। पीछे हिंदी शब्द सागर वही है ना जिसकी भूमिका लिखने के लिए शुक्ल जी को दी गई थी, और उन्होंने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास ही लिख डाला। पीछे हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक बने। हिंदी साहित्य की व्यवस्थित रूप से शिक्षा देने के लिए काशी में उन्होंने एक साहित्य विद्यालय भी खोला, जो उन्हीं के नाम से अब तक बहुत अच्छे ढंग से चला जा रहा है। कविता में अपना नाम दीन रखते थे, तो लाला भगवान दीन याद रखना बिल्कुल। लाला जी का जन्म अगस्त 1866 में होता है, मृत्यु 1930 में। पहले वो ब्रज भाषा में पुराने ढंग की कविता करते थे, फिर जब वो लक्ष्मी के संपादक हो जाने पर खड़ी बोली में कविता करने लगे। खड़ी बोली में वीरों के चरित्र को लेकर कड़कड़ाती भाषा में जोशीली रचना की है। खड़ी बोली की कविता का तर्ज उन्होंने प्राय मुंशियाना रखा है। छंद भी बद्ध है ना, छंद बद्ध या जिसे बोलते हैं ना, उर्दू के रखते थे और भाषा में चलते चलते। अच्छा, बद्ध नहीं है, बह रही है। ओके ओके बिर गजल जब हम लिखते हैं गजल, तो गजल जिस छंद पे लिखी जाती है, तो जैसे हमारे हिंदी में छंद बोलते हैं वैसे गजल के लिए बोलते हैं, बोला किस बहर में लिखी है। अरबी फारसी शब्द भी लाते थे। इनके 3 काव्य मिलते हैं, वीर शतराणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न। तो लाला भगवान दीन वीर ने वीर नाम से रचनाएं लिखी है, याद रखना। लाला जी पुराने हिंदी काव्य और साहित्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। बहुत से प्राचीन काव्यों के नए ढंग की टीकाएं करके उन्होंने अध्ययन के अभिलाषियों का बड़ा उपकार किया है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली, बिहारी सत्सई आदि की टीकाओं पर भी अच्छा मार्ग खोला है उन्होंने। और भक्ति और श्रृंगार की पुराने ढंग की कविताओं में चमत्कार वे अच्छा लाते थे। उनकी कविता ही कुछ पंक्तियां दी हुई है, लेकिन हमको नहीं देखनी है। हमारे लिए कविता की पंक्तियां देखने के लिए और भी बहुत सारी पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। 13वें कवि के रूप में हम पढ़ेंगे रूपनारायण पांडे को।
पांडे जी ने यद्यपि ब्रजभाषा में भी बहुत कुछ कविताएं की है, पर इधर अपनी खड़ी बोली की कविताओं के लिए ये अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत उपयुक्त विषय कविता के लिए चुने हैं, उनमें पूरी रसात्मकता लाने में समर्थ हुए हैं। इनके विषय के चुनाव में भावुकता टपकती है, जैसे दलित कुसुम, वन विहंगम, आश्वासन। इनकी कविताओं का संग्रह पराग के नाम से प्रकाशित हो चुका है। पांडे जी की जो वन विहंगम है नाम की कविता में हृदय की विशालता और सरसता का बहुत अच्छा परिचय मिलता है। दलित कुसुम जो है अन्योक्ति भी बड़े हृदय ग्राहिणी है। संस्कृत और हिंदी दोनों के छंदों में खड़ी बोली इन्होंने बड़ी सुगढ़ाई से ढाली है। यहाँ स्थान भाव से हम दो ही पद उद्धृत कर सकते हैं, ठीक है, स्थान अभाव से, यानी कि कम जगह है हमारे पास, वरना हम और भी लिखते हैं, ठीक है, पर हम नहीं पढ़ेंगे, पद को छोड़ सकते हैं। सत्यनारायण कविरत्न, आज हमने जो भी पढ़े उनमें से बहुत कम महत्वपूर्ण कवि पढ़े, पर उनमें से एक महत्वपूर्ण ये भी है सत्यनारायण कविरत्न। इनके बारे में तो लिखी गई एक एक बात इंपॉर्टेंट है। कैसे कि खड़ी बोल की खरखराहट जो अब तक बहुत कुछ बनी हुई थी के बीच वियोगी हरि के समान स्वर्गीय सत्यनारायण कविरत्न, जिनका जन्म इतने इतने टाइम पे हुआ था, भी ब्रज की मधुर वाणी सुनाते रहे थे। 1936 में से अगर माइनस करेंगे 57 तो कितना आएगा अपने पास? 9, ठीक है, 16 में 7 गए तो 9 बचेंगे अपने पास, 12 में से 5 जाता है तो कितना बचता है? 7। 1879 में जन्म होता है इनका, 1879 ईस्वी में। ब्रज की मधुर वाणी सुनाते रहे। रीतिकाल के कवियों की परंपरा न चलकर वे या तो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चलते थे या भारतेंदु काल की नूतन कविता की प्रणाली पर। ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं कि ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। शुक्ल जी ने पंक्ति किसके लिए कही है? सत्यनारायण कविरत्न के लिए कही है। ब्रज के अतीत दृश्य उनकी आंखों में फिरा करते थे। इंदौर के पहले साहित्य सम्मेलन के अवसर पर मुझे वहां मिले थे। वहां की अत्यंत काली मिट्टी देखकर वो बोले, यह मिट्टी को तो हमारे कन्हैया ना खाते। अंग्रेजी की उच्च शिक्षा पाकर भी उन्होंने अपनी चाल ढाल ब्रजमंडल के ग्रामीण भले मानसों की ही रखी है। धोती, बगलबंदी और दुपट्टा, सिर पर एक गोल टोपी, यही उनका वेश रहता था। ये बाहर जैसे सरल और भीतर भी वैसे ही थे। सादापन दिखावे के लिए धारण किया हुआ नहीं है, स्वभाव तो है। ये बात उन्हें देखते ही, उनकी बातें सुनते ही प्रकट होती है। बाल्यकाल से ही लेकर जीवन पर्यंत वे आगरा से 1.5 कोस पर ताजगंज के पास, ठीक है, धांधुपुर गांव में ही रहे। उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का छाटा हुआ दृष्टांत है। उनका जन्म और बाल्यकाल, विवाह और गारहस्थ सब एक दुख भरी कहानी से संबंध खंड थे। वे थे ब्रज माधुर्य में पड़े जीव। उनकी पत्नी थी आर्य समाज के तीखेपन में पली महिला। इस विषमता में विरसता बढ़ती ही गई। थोड़ी अवस्था में कविरत्न जी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। ब्रज भाषा की कविताएं वे छात्र अवस्था में लिखने लगे थे। वसंत आगमन पर वर्षा के कई दिनों में वह रसिए आदि ग्राम गीत अपढ़ ग्रामीणों में मिलकर निसंकोच गाते थे। सवैया पढ़ने का ढंग उनका ऐसा आकर्षक था कि सुनने वाले मुग्धा हो जाते थे। जीवन की घोर विषमताओं के बीच वे प्रसन्न हंसमुख दिखाई देते थे। उनके लिए जीवन ही एक काव्य था। अतः जो बातें प्रत्यक्ष उनके सामने आती थी उन्हें काव्य का रूप रंग देते उन्हें देर नहीं लगती थी। मित्रों के पास वे प्राय पद्य में पत्र लिखा करते थे, जिनमें कभी कभी उनके स्वभाव की झलक भी रहती थी। जैसे स्वर्गीय पदम सिंह जी के पास भेजी हुई एक कविता है कि जो मोसो हंस मिले होंत में तांसु निरंतर चेरो, बस गुण ही गुण निरखत तिहि मधी सरल प्रकृति के प्रेरो। यह स्वभाव को रोग जानिए मेरो बस कुछ नाई, नित नव विकल रहत याही सो सहृदय विसरण माही। सदा दारु चोषित सम बेबस आज्ञा मुदित प्रमाणे, कोरो सत्य ग्राम को वासी कहाँ तकल्लुफ जाने। किसी का कोई अनुरोध टालना उनके लिए असंभव था। यह जानकर बराबर लोग किसी न किसी अवसर से उपयुक्त कविता बना देने की प्रेरणा उनसे किया करते थे। वे किसी को निराश नहीं करते थे। उनकी वही दशा थी जो कि उर्दू के प्रसिद्ध शायर इंशा अल्लाह खान की थी। अच्छा, उर्दू के प्रसिद्ध शायर इंशा की लखनऊ दरबार में हो गई थी। इससे उनकी अधिकांश रचनाएं सामयिक है और जल्दी में जोड़ी हुई प्रतीत होती है, जैसे स्वामी रामतीर्थ, तिलक गोखले, सरोजनी नायडू। लोकहित कर आयोजनों के लिए अपील, हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लंबी अपील देखिए। दुख और अन्याय के निवारण के लिए पुली प्रथा के विरुद्ध पुकार देखिए। उन्होंने जीती जागती ब्रजभाषा ली है। उनकी ब्रजभाषा उसी रूप में बंधी न रहकर जो काव्य परंपरा के भीतर पाया जाता है, बोलचाल के चलते रूपों को लेकर चली है।
बहुत से ऐसे शब्द और रूपों का उन्होंने व्यवहार किया है जो काव्य भाषा में नहीं मिलते हैं, परंपरागत काव्य भाषा में। उत्तर रामचरित और मालती माधव के अनुवादों के श्लोकों के स्थान पर उन्होंने मधुर सवैये रखे हैं। मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य का भी पद्यबद्ध अनुवाद उन्होंने किया है। होरेशस जो उनका था ना, उसका अनुवाद किया है। कवि रत्न जी की बड़ी कविताओं में प्रेम कली और भ्रमर दूत, बस इतना याद रखना है आपको। सत्यनारायण कवि रत्न की रचनाओं में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? प्रेम कली और भ्रमर दूत। भ्रमर दूत क्या है? वही भ्रमर गीत की परंपरा पर लिखा हुआ, पर इंपॉर्टेंट है ये। कैसे? जो भ्रमर दूत सत्यनारायण कवि रत्न ने रचा है वो सूरदास की भ्रमर गीत के आधार पर न रचकर नंददास के भ्रमर गीत के आधार पर रचा है। याद रखना आप, भ्रमर दूत, ठीक है ना, कि भ्रमर दूत में यशोदा ने द्वारका में जा बसे हुए कृष्ण के पास संदेश भेजा है, उसकी रचना नंददास के भ्रमर गीत पर ढंग पर की गई है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, नंददास के भ्रमर गीत के आधार पर की गई है। पर अंत में देश की वर्तमान दशा और अपनी दशा का हल्का सा आभास कवि ने दिया है। सत्यनारायण जी कुछ रचना के नमूने यहाँ दिए हुए हैं। अलबेली कहू बेली द्रुमन सो लिपटी सुहाय, धाय धाय पातन के अनुपम कामनाएं, चातक शुक कोयल ललित बोलत मधुरे बोल, और कूक कूक केकी कलित कुंजन करत कलोल। वाह, तो क का लगभग इतने सारे शब्द एक ही कविता में। निरखी घन की घटा लखी व सुषमा जाल लाल निज बिन नंद रानी, हरि सुधी उमड़ी घुमड़ी तन उर अति अपलानी। वेरी वेरी गुड। और सुधी बुद्धि तज माथो पकड़ी, करी कर सोच अपार, और दृग जल मिस मानव निकरी, वही विरह की दार। बहुत बढ़िया, आंखों से जल निकल गया है। कृष्ण रटना लगी कोने भेजे दूत, पूत सो विथा सुनावे। बहुत अच्छा। और बातन में बहराई जाई, ताको ये लावे, और त्यागी मधुपुरी को गयो छाड़ सबन के साथ, सात समंदर पे भयो दूर द्वारका नाथ। ठीक है, बाकी छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेम कली और भ्रमर दूत को आप याद रखिएगा, जो किसकी रचना है? सत्यनारायण कवि रत्न की। ठीक है, ये हमने यहाँ पर जो प्रकरण 3 था, प्रकरण 3 अर्थात द्वितीय उत्थान, ठीक है, द्वितीय उत्थान वो हमने पढ़ लिया है। जो कि ये काव्यधारा हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट की थी हमने, मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले हमने प्राचीन काव्यधारा पढ़ी, ठीक है, उसके बाद प्राचीन काव्यधारा के बाद हमने पढ़ी नई धारा में प्रथम उत्थान, जिसमें भारतेंदु काले कवि पढ़े। फिर द्वितीय उत्थान जस्ट हमने फिनिश किया है, जिसमें द्विवेदी युग के कवि पढ़े। अब हम शुरू करेंगे तृतीय उत्थान, मतलब प्रकरण 4 और तृतीय उत्थान, जो कि शुक्ल जी की वर्तमान काव्यधारा है, जो कि शुक्ल जी अपने टाइम पे अंतिम समय में जब ये लिखते हैं, और इसके बाद शुक्ल जी की भी यात्रा खत्म हो जाती है, क्योंकि 1929 के बाद लगभग 1940-41 में इसको अपडेट करते हैं और हम अपडेटेड वर्जन पढ़ रहे हैं, और 1941 में शायद शुक्ल जी की यात्रा खत्म हो ही जाती है। शुक्ल जी क्या कहते हैं अब कि द्वितीय उत्थान के समाप्त होते होते खड़ी बोली में बहुत कुछ कविता हो चुकी थी। इन 25-30 वर्षों के भीतर बहुत कुछ मजी, इसमें संदेह नहीं है, पर इतनी नहीं जितनी उर्दू काव्य शास्त्र के भीतर हो चुकी थी। जैसा पहले कह चुके हैं कि हिंदी में खड़ी बोली के पद्य प्रवाह के लिए 3 रास्ते खोले गए थे, उर्दू या फारसी के बहरों का, संस्कृत के व्रतों का, और हिंदी के छंदों का। इनमें से प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस से समझता हूँ, पर हिंदी काव्य का निकाला हुआ अपना मार्ग नहीं है। अब देखो, मैं जिसमें कविता करना सहज समझता हूँ ना, वो होती है उर्दू या फारसी की बहर पे, जिसके लिए शुक्ल जी कहते हैं नैराश्य या आलस्य, अर्थात मेरी कविता को भी शुक्ल जी खारिज ही करते। खैर वो तो समय समय की बात है, पर शुक्ल जी फिर एक बात कहते हैं कि हिंदी का कोई मार्ग निकाला हुआ अभी तो नहीं था ना, क्योंकि देखो जो उर्दू की बहर है ना 1222 122 122, वो उर्दू की बहर मत मान के चलो आप, उसको हिंदी का विधाता छंद मान के चलो। आपने लिखा तो उर्दू के बहर पे है, लेकिन वो हिंदी में विधाता छंद में आ गया ना ऑटोमेटिकली। आपने लिखा है 2212 श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरे, है ना, अब वो अपने यहाँ पे हरे गीत का छंद हो गया, जबकि ये बहर उर्दू में 2212 के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इस पर एक अच्छा खासा रिसर्च किया है, मुझे यही पता चला है कि उर्दू की बहर हिंदी के छंदों से संबद्ध है कहीं ना कहीं। इसमें संदेह नहीं है कि संस्कृत के शुक्ल जी क्या कहते हैं, अतः शेष 2 मार्गों पर का ही थोड़े में विचार किया जाता है। शुक्ल जी कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि संस्कृत के वर्ण वृत्तों का माधुर्य अन्यत्र दुर्लभ है, पर उनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि भावधारा के मेल में पूरी तरह से स्वच्छंद होकर नहीं चल सकती। इसी से संस्कृत के लंबे समासों का बहुत कुछ सहारा लेना पड़ता है।
पर संस्कृत पदावली के अधिक अधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वाभाविक गति के प्रसार के लिए अवकाश कम रहता है। अतः वर्ण वृत्तों का थोड़ा बहुत उपयोग किसी बड़े प्रबंध के भीतर बीच में ही उपयुक्त हो सकता है। तात्पर्य यह है कि संस्कृत पदावली का अधिक आश्रय लेने से खड़ी बोली के मंजने की संभावना दूर ही रहेगी। हिंदी के सब तरह के प्रचलित छंदों में खड़ी बोली की स्वाभाविक वाग्धारा का अच्छी तरह खपने के योग्य हो जाना ही उनका मजना कहा जाएगा। हिंदी के प्रचलित छंदों में दंडक और सवैया भी है। सवैया यद्यपि वर्णव्रत है, पर लय के अनुसार लघु गुरु का बंधन उसमें बहुत कुछ उसी प्रकार शिथिल हो जाता है जिस प्रकार उर्दू के छंदों में। मात्रिक छंदों में तो कोई अड़चन ही नहीं है। प्रचलित मात्रिक छंदों के अतिरिक्त कविजन इच्छा अनुसार नए नए छंदों का विधान भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। खड़ी बोली की कविताओं की उत्तरोत्तर गति दृष्टिपात करने से यह पता चल जाता है। एक सेकंड। खड़ी बोली की कविताओं की उत्तरोत्तर गति की ओर दृष्टिपात करने से यह पता चल जाता है कि किस प्रकार ऊपर लिखी बातों की ओर लोगों का ध्यान क्रमशः गया है और जा रहा है। बाबू मैत्रेयी गुप्त की कविताओं में चलती हुई खड़ी बोली की परिमार्जित और सुव्यवस्थित रूप गीतिका आदि हिंदी के प्रचलित छंदों में। अब गीतिका क्या है यार, 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 और लास्ट में 2-1-2 कर दो, खत्म बात। अरे ये अपना वही तो छंद है ना, 26 मात्राओं वाला, ठीक है ना, और 28 मात्राओं वाला हम पढ़ते हैं हरि गीतिका, खत्म बात। आसान है और बहुत बढ़िया है लिखने में भी, छंदों में। और गीतिका छंद पे गीत भी लिखा हुआ है मैंने तो, कि वेदना हमने कमाई या हमारे भाग्य में थी, बात कोई यह बताए तो खुशी का सार बूझें। जब जीवन में वेदना आती है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि वो स्वयं हमने हमारे भाग्य में लिखी थी या ईश्वर ने हमको हमारे भाग्य में दी थी। तो यहाँ पे जो भाग शब्द आ रहा है ना कि हमारे भाग में थी, भाग मतलब हमारे हिस्से में, तो वहाँ श्लेष एक प्रकार से। तो पूरा गीत है, फिर कभी सुनाऊंगा। अभी पढ़ते हैं हम कि छंदों में तथा नए गढ़े हुए छंदों में पूर्णतया देखने में आया है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी कवित्व और सवैयाओं में खड़ी बोली का बहुत ही मंजा हुआ रूप सामने ला रहे हैं। उनकी रचनाओं को देखकर खड़ी बोली के मच जाने की पूरी आशा होती है। खड़ी बोली का पूर्ण सौष्ठव के साथ मंजना तभी कहा जाएगा जबकि पद्यों में उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश हो और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ बैठें। भाषा का इस रूप से परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी पर पूरा अधिकार है, जिन्हें उसकी प्रकृति की पूरी परख है। पर जिस प्रकार बाबू मैत्रेयी गुप्त और ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी ऐसे कवियों की लेखनी से खड़ी बोली को मंचते देख आशा का पूर्ण संचार होता है, उसी प्रकार कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने अध्ययन या शिष्ट समागम द्वारा भाषा पर पूरा अधिकार नहीं प्राप्त किया, संस्कृत की विकीर्ण पदावली के भरोसे पर अंग्रेजी पद्यों के वाक्य खंडों के शब्द अनुवाद जोड़कर हिंदी कविता के नए मैदान में उतरते देख आशंका भी होती है। ऐसे लोग हिंदी जानने या उसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं समझते, पर हिंदी भी एक ऐसी भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। भाषा बिना अच्छी तरह जाने वाक्य विन्यास या मुहावरे आदि कैसे ठीक हो सकते हैं बताइए। नए नए छंदों के व्यवहार और तुक के बंधन के त्याग की सलाह द्विवेदी जी ने बहुत पहले दे दी है कि नए नए छंदों का व्यवहार कीजिए। उन्होंने कहा था कि तुले हुए शब्दों में कविता करने, तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार स्वतंत्र में बाधा आती है। नए नए छंदों की योजना के संबंध में कुछ नहीं कहना है, ये बहुत अच्छी बात है। तुक भी कोई एक ऐसी अनिवार्य वस्तु नहीं है। चरणों के भिन्न भिन्न प्रकार के मेल चाहे कितने किए जाएं ठीक है, पर इधर कुछ दिनों से बिना छंद यानी कि बिना मीटर के पद्य भी बिना तुकांत के होना तो बहुत ध्यान देने की बात नहीं है। निराला जी, अब देखो निराला जी ऐसे नई रंगत के कवियों में देखने में आते हैं। ये अमेरिका के कवि वोल्ट व्हिटमैन, जिसे वोल्ट व्हिटमैन नहीं कहते, वोल्ट व्हाइटमैन कहते हैं अपन, ठीक है ना, की नकल है, जो कि पहले बांग्ला में थोड़ी बहुत हुई। बिना किसी प्रकार की छंद व्यवस्था की अपनी पहली रचना लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है ना, उन्होंने सन 1855 में प्रकाशित की थी वोल्ट व्हिटमैन ने। उसके उपरांत और भी, वोल्ट व्हिटमैन का मैंने आपको बता दिया, अमेरिका का मस्त कवि वोल्ट व्हिटमैन, ठीक है ना। वोल्टर वाइट वाली मैंने कथा उस दिन आपको सुनाई थी ब्रेकिंग बैड की। इसके उपरांत और भी बहुत सारी रचनाएं इसी प्रकार की मुक्त या स्वच्छंद पंक्तियों में निकली है, जिनके संबंध में एक समालोचक ने कहा है, अ chaos of impressions, thought of feelings thrown together without rhythm, without theme, which matters little, without meter, which matters more,
एंड ऑफन विदाउट रीजन विच मैटर्स मच। सारांश ये है कि उसकी रचनाओं में छंद व्यवस्था का ही नहीं, बुद्धि तत्व का भी अभाव मिलता है। उसकी वही कविताएं अच्छी मानी और पढ़ी गई जिसमें छंद और तुकांत की व्यवस्था थी। यहाँ पे शुक्ल जी स्वतंत्रवादी कवियों की बुराई कर रहे हैं, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्वतंत्रवादी कवि शास्त्रवादी और अभिजात्य वर्ग के खिलाफ एक आंदोलन था, जो कि कहीं ना कहीं कविता की बनी हुई परिपाटी का विरोध करते हैं और अपने मन के अनुसार प्रकृतिमय कविता लिखना चाहते हैं। वो नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं, वो भाषा का भी कोई तत्व वो सामने रख लेकर नहीं चलना चाहते हैं। तो यहाँ पे शुक्ल जी कहते हैं कि निराला जी ने भी इस प्रकार की रचना का समर्थन किया है, मगर ऐसा नहीं है। निराला जी छंद मुक्त रचना की बात नहीं करते हैं, बल्कि मुक्त छंद की रचना की बात करते हैं। मुक्त छंद और छंद मुक्त में बेहद अंतर है। छंद मुक्त मतलब कविता में कोई छंद ही नहीं है, जबकि एक होता है मुक्त छंद। मुक्त छंद का मतलब हो गया कि आपने पहला छंद जो है वो अलग छंद ले लिया, दूसरी पंक्ति में अलग छंद ले लिया, तीसरे पैराग्राफ में अलग छंद ले लिया, उस मुक्त छंद की बात करते हैं। ठीक है ना। मुक्त छंद को हम आसानी से समझेंगे जब हम कोई पढ़ते हैं ना, जैसे मुझे पंक्तियां बताता हूँ मैं आपको, अब उसको आप कविता नहीं कहोगे, कविता में तुकांत होता है ना, पर कविता ऐसी बताता हूँ आपको कि चांदनी की 5 किरणें हर परत अज्ञात है, एक जल में एक थल में एक नीलाकाश में, एक आंखों में तुम्हारी झिल मिलाती, एक मेरे बन रहे विश्वास में, क्या कहूँ कैसे कहूँ कितनी जरा सी बात है, चांदनी की 5 किरण, चांदनी की 5 परतें हर परत अज्ञात है। कहीं तुकबंदी नहीं है, पर छंदबद्ध रचनाएं ये, क्योंकि ये मुक्त छंद की रचनाएं ये, न कि छंद मुक्त रचनाएं ये। छंद मुक्त रचना होती तो इसमें इतना लय कहाँ से आती है बताओ आप। इसलिए इस बात को आप स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। निराला छंद मुक्त रचना की बात नहीं करते हैं, मुक्त छंद रचना की बात करते हैं। पद्य व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत काव्यों के अनुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ के संगीत में बंधी हुई राग रागनियां हैं, और यूरोप के संगीत के बड़े बड़े उस्ताद अपने अलग अलग नाद योजना और स्वर मैत्री चलाया करते हैं। उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में हुआ, वहाँ की देखा देखी हिंदी में भी चलाया गया। निराला जी का तो इनकी ओर प्रधान लक्ष्य रहा है। हमारा इस संबंध में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं रहना चाहिए, अर्थात मीटर पे, कोई धुन पे गीत मत लिखना चाहिए। कोई गीत धुन ले ली उस पर गीत नहीं लिखना चाहिए, बल्कि नाद सौंदर्य काव्य का तत्व होना चाहिए। कविता गीत में नाद सौंदर्य होना चाहिए, पर नाद पर अवलंबित निर्भर नहीं होना चाहिए। इस बात पे शुक्ल जी बात करते हैं यहाँ पे। छंदों के अतिरिक्त वस्तु विधान और अभिव्यंजना शैली में भी कई प्रकार की प्रवृत्तियां इस तीसरे उत्थान में प्रकट हुई है। अनेक रूपता की ओर हमारा काव्य कुछ बढ़ता दिखाई पड़ा है। किसी वस्तु में अनेक रूपता आना विकास का लक्षण है। यदि अनेकता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र बराबर बना रहे, इस समन्वय से रचित जो अनेक रूपता होंगी ये भिन्न भिन्न वस्तुओं की होगी, एक ही वस्तु की नहीं। अतः काव्यत्व यदि बना रहे तो काव्य का अनेक रूप धारण करके भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रवाहित होना उसका विकास ही कहा जाएगा। काव्य के भिन्न भिन्न रूप एक दूसरे के आगे पीछे भी आविर्भूत हो सकते हैं और साथ साथ में निकल और चल सकते हैं। पीछे आविर्भूत होने वाला रूप पहले से चले आते हुए रूप से अवश्य ही श्रेष्ठ समुन्नत हो, ऐसा कोई काव्यशास्त्र में नियम नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि भैया भक्ति काल की रचना हो गई है, भक्ति काल की रचना ही श्रेष्ठ मानी जाएगी, रीति काल में उससे श्रेष्ठ रचना हो ही नहीं सकती। और ऐसा तो है ही नहीं भी बिल्कुल कि आधुनिक काल में रीति काल श्रेष्ठ नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं है कि जो पहले पैदा हो गया उसका सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि उसका सम्मान करो ही सही, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। ऐसा तो नहीं है ना। जो बाद में पैदा हुआ है उसका सम्मान मत करो क्योंकि वो आपसे छोटा है, ऐसा नहीं है ना। तो यही बात शुक्ल जी कहना चाहते हैं यहाँ पे कि ऐसा कोई काव्य क्षेत्र में नियम नहीं है। अनेक रूपों की धारणा करने वाला तत्व यदि एक है तो शिक्षित जनता की बाह्य और आभ्यंतर स्थिति के साथ सामंजस्य के लिए काव्य अपना रूप भी बदल सकता है और रुचि की विभिन्नता का भी अनुसरण करता हुआ एक साथ कई रूपों में भी चल सकता है। प्रथम उत्थान के भीतर हम देख चुके हैं कि किस प्रकार काव्य को भी देश की बदलती हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल में लाने के लिए भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया है। पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रखा गया है। राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली वाणी भी दबी सी रही है। उसमें न तो संकल्प की दृढ़ता है और न न्याय के आग्रह का जोश था। उसमें न तो संकल्प की दृढ़ता और न्याय के आग्रह का जोश था, न ही उलटफेर की प्रबल कामना का वियोग था। वेग स्वदेश प्रेम व्यंजित करने वाला यह अवस्वर अवसाद और खिन्नता का स्वर था, आवेश और उत्साह का नहीं। ये एक प्रकार से ये छायावाद की बुराई कर रही है कि स्वदेश प्रेम व्यंजित करने वाला ये स्वर जो था ना, स्वदेश, ये कहीं ना अवसाद हारा हुआ था, खिन्नता आवेश और उत्साह का नहीं था। उसमें अतीत के गौरव का स्मरण,
वर्तमान हास का वेदनापूर्ण अनुभव ही स्पष्ट था। अभिप्राय यह है कि प्रेम जगाया तो गया, पर कुछ नया नया सा होने के कारण उस समय काव्य भूमि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं हो सका। कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन भारतेंदु काल में नहीं हुआ है। शुक्ल जी नई बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नूतन भावना का समावेश तो हुआ है पर परंपरागत पद्धति में, क्योंकि पहले भी तो कविता में ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, आज भी किया जा रहा है। क्या अंतर आया? कुछ नहीं। पर द्विवेदी काल में आया ना, द्वितीय उत्थान में आया ना अंतर। भाई नूतन भावना तो आ गई, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर लिखने लग गए हम, देश पर लिखने लग गए हम, जनता पर लिखने लग गए हम। पहले कहाँ लिखा जाता था? भाषा ब्रजभाषा ही रहने दी गई और उसकी भी व्यंजना शक्ति का कुछ विशेष प्रसार न हुआ। काव्य को बंधी हुई प्रणालियों के बाहर निकालकर जगत और जीवन के विविध पक्षों की मार्मिकता झलकाने वाली धाराओं में प्रवाहित करने की प्रवृत्ति में नहीं दिखाई पड़ी प्रथम उत्थान में। लेकिन द्वितीय उत्थान में कुछ दिन ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली क्रमशः अग्रसर होने लगी। यहाँ तक कि नई पीढ़ी के कवियों को भी उसी का समय दिखाई पड़ा। स्वदेश गौरव और स्वदेश प्रेम की जो भावना प्रथम उत्थान में जगाई गई थी, उसका प्रसार यहाँ द्वितीय उत्थान में हुआ और भारत भारती जैसी पुस्तक निकली। बल्कि यहाँ तो स्थिरता आ गई। पहले तो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और राज प्रेम, राजभक्ति में धुंध चलता था। अब राजभक्ति गई तेल लेने, अब हमको सिर्फ स्वदेश प्रेम दिखता है, सिर्फ देशभक्ति दिखती है बस। इस भावना का प्रसार तो हुआ पर इसकी अभिव्यंजना में प्रतिभा प्रगल्भता नहीं दिखाई पड़ी। शैली में प्रगल्भता और विचित्रता चाहे न हो, पर काव्य भूमि का प्रसार अवश्य हुआ है। प्रगल्भता और विचित्रता से क्या तात्पर्य है भाई? अगर आप इतिवृत्तात्मकता कविता में लेकर आओगे तो प्रगल्भता और विचित्रता कहाँ से आएगी? इतिवृत्तात्मक का मतलब कोई समझने के लिए कोई दिमाग ही नहीं लगाना, केवल न मनोरंजन कवि का होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मरो होना चाहिए। जाग रहा है ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन पर सोता है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। इस प्रकार की बिना दिमाग की जो रचनाएं होती है, जिसमें एक प्रकार से समझने के लिए गहराई में नहीं उतरना पड़ता, जिसमें व्यंजना और लक्षणा का गुण इतना ज्यादा गहराई में नहीं होता, उन कविताओं को हम इतिवृत्तात्मकता की कविताएं मानते हैं। उनको हम प्रगल्भ और विचित्र नहीं कह सकते। प्रसार और सुधार की जो चर्चा नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना के समय से ही रह रहकर थोड़ी बहुत आ रही थी, वो सरस्वती निकलने के साथ साथ ही कुछ ब्यौरे के साथ हुई। उस पत्रिका के प्रथम 2-3 वर्षों के भीतर ही ऐसे लेख निकले जिनमें साफ हो गया था कि भैया अब नायिका भेद और श्रृंगार में ही बंधे रहने का जमाना नहीं है। संसार में न जाने कितनी बातें और है जिन्हें लेकर कवि चल सकता है। ये बात का स्पष्टीकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी खुद देते हैं। इस बात पर द्विवेदी जी जोर देते हुए कहते थे कि कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर बड़ा भारी आघात होता है। द्विवेदी जी सरस्वती के संपादन काल में कविता में नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे। नयापन आने के लिए वे नए नए विषयों का नयापन या नानात्व प्रधान समझते रहे और छंद, पदावली, अलंकार आदि का नयापन उसका अनुगामी। रीतिकाल की श्रृंगारिक कविता की ओर लक्ष्य करके उन्होंने लिखा भी है। क्या लिखा है कि इस तरह की कविता तो सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है। अनेक कवि हो चुके हैं जिन्होंने इस विषय पर न जाने क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नए कवि अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकते हैं बताइए? वही तुक, वही छंद, वही शब्द, वही उपमा, वही रूपक, इस पर भी लोग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते हैं। कवि तो सब ये दोहे सोटे लिखने से बाज ही नहीं आते हैं। इंपॉर्टेंट पंक्तियां ही किसकी पंक्तियां ही ये? द्विवेदी जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है ना? तो ये पंक्तियां यहाँ पर शुक्ल जी ने लिखी है द्विवेदी जी के संदर्भ में कि द्विवेदी जी ने ये पंक्तियां कही है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां। नीचे चलते हैं अपन। द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखा चुके हैं कि किस प्रकार काव्य क्षेत्र का विस्तार तो बढ़ा है। बहुत से नए नए विषय भी लिए गए हैं। बहुत सारे कवित्व सवैये लिखने से बाज आकर संस्कृत के अनेक व्रतों में रचनाएं करने लगे हैं। रचनाएं चाहे अधिकतर साधारण गद्य निबंध के रूप में ही हुई हो, पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की हो रही है, इसमें संदेह नहीं है। उसी द्वितीय उत्थान में स्वतंत्र वर्णन के लिए मनुष्येतर प्रकृति को कवि लोग लेने पर अधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही रहे हैं। उसके रूप व्यापार कैसे सुखद, सजीले और सुहावने लगते हैं, अधिकतर यही देख दिखाकर उन्होंने संतोष किया। चिर साहचर्य से उत्पन्न उनके प्रति हमारा राग व्यंजित न हुआ। उनके बीच मनुष्य जीवन को रखकर उसके प्राकृत स्वरूप का व्यापक दृष्टि नहीं डाली गई है। रहस्यमय सत्ता के अक्षर प्रसार के भीतर व्यंजित भाव और मार्मिक तथ्यों के साक्षात्कार तथा प्रत्यक्षीकरण की ओर झुकाव न देखने में आया। इस प्रकार विश्व के
अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत महान विधानों के बीच जहां तक हमारा ज्ञान पहुंचा है वहां तक हृदय को भी पहुंचाने का कुछ प्रयास होना चाहिए, पर नहीं हुआ। द्वितीय उत्थान काल का अधिकांश भाग खड़ी बोली को भिन्न भिन्न प्रकार के पद्यों में ढालने में ही लगा। तृतीय उत्थान में आकर खड़ी बोली के भीतर काव्यत्व का अच्छा स्फुरण हुआ। जिस देश प्रेम को लेकर काव्य की नूतन धारा भारतेंदु काल में चली थी वह उत्तरोत्तर प्रबल और व्यापक रूप धारण करता आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि भारतेंदु काल में जो देश प्रेम बाद में जो देश प्रेम की जो काव्य की नूतन धारा बही थी उसका प्रसार बाद में हुआ या घटा, प्रसार हुआ उसका प्रबल और व्यापक रूप से धारण किया। शासन की अव्यवस्था और अशांति के उपरांत अंग्रेजी और शांतिमय रक्षापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु काल में बना हुआ था। इससे उस समय की देशभक्ति संबंधित कविताओं में राजभक्ति का स्वर भी प्राय मिला पाया जाता है। देश की दुख दशा का प्रधान कारण राजनीतिक समझते हुए भी उस दुख दशा में उद्धार के लिए कवि लोग दयामय भगवान को ही पुकारते मिलते हैं। कहीं कहीं उद्योग धंधों का न बढ़ना, आलस्य में पड़े रहने और देश की बनी वस्तुओं का व्यवहार न करने के लिए वे देशवासियों को भी कोसते पाए जाते हैं। सरकार पर रोष असंतोष की व्यंजना उसमें नहीं मिलती है। कांग्रेस की प्रतिष्ठा होने के उपरांत भी बहुत दिनों तक देशभक्ति की वाणी में विशेष बल और वेग नहीं दिखाई पड़ा। बात यह थी कि राजनीति की लंबी चौड़ी चर्चा साल भर में एक बार धूमधाम के साथ थोड़े से शिक्षित बड़े आदमियों के बीच हो जाया करती थी, जिसका कोई स्थायी या क्रियोत्पादक प्रभाव नहीं देखने में आता था। अतः द्विवेदी काल की देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति असंतोष तो व्यंजित होता था, पर कर्म में तत्पर कराने पर आत्मत्याग करने वाला जोश और उत्साह न था। आंदोलन भी कड़ी यातना के आगे नहीं बढ़े थे। तृतीय उत्थान में आकर परिस्थिति बहुत बदल गई। आंदोलन ने सक्रिय रूप धारण किया और गांव-गांव में राजनीतिक और अब देखो तृतीय उत्थान का समय भी तो आप याद रखो 1918 के बाद का समय है ये तृतीय उत्थान में। तो उस समय की देश काल की स्थिति भी यहाँ पे शुक्ल जी हमको बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस समय में किस प्रकार से देशभक्ति या फिर राजनीतिक किस प्रकार से परिवर्तन आए, ठीक है ना। परतंत्रता के विरोध की भावना जगाई गई। सरकार से कुछ मांगने के स्थान पर अब कवियों की वाणी देशवासियों को ही स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित करने लगी। अब जो आंदोलन चले थे वे सामान्य जन समुदाय को भी साथ लेकर चले हैं। इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आंदोलन संसार के और भागों में चलने वाले आंदोलनों के मेल में लाए गए, जिससे ये शोभ, क्योंकि पहले क्या होता था अलग अलग आंदोलन अलग अलग राज्यों में हो रहे होते हैं। पंजाब में अलग हो रहे थे, पश्चिम साइड में अलग, ईस्ट में अलग, पर अब क्या होता ना सारे आंदोलन जब एक साथ आए, एक साथ उन्होंने जब प्रहार किया तब उसका असर दिखने लगा। कि सबसे बड़ी बात यह हुई कि आंदोलन संसार के और भागों में चलने वाले आंदोलनों के मेल लाए गए, जिससे यह शोभ की एक सार्वभौम धारा की शाखा से प्रतीत हुई। वर्तमान सभ्यता लोग की घोर आर्थिक विषमता से जो असंतोष का ऊंचा स्वर पश्चिम में उठा उसकी गूंज यहाँ भी पहुंची। दूसरे देशों का ध्यान खींचने के लिए यूरोप में महायंत्र परिवर्तन का जो क्रम चला उसमें पूंजी लगाने वाले थोड़े से लोगों के पास जो अपार धन राशि इकट्ठे होने लगी, पर इसका अधिकांश श्रमजीवी जनता के लिए भोजन वस्त्र मिलना भी कठिन हो गया। अतः एक और तो यूरोप में मशीनी की सभ्यता के विरुद्ध टोलस्टॉय की धर्म बुद्धि जगाने वाली वाणी सुनाई पड़ी, जिसका भारतीय अनुवाद गांधी जी ने किया, और दूसरी ओर इस घोर आर्थिक विषमता की ओर प्रतिक्रिया के रूप में साम्यवाद और समाजवाद नामक सिद्धांत चले। उन्होंने रूस में अत्यंत उग्र रूप धारण करके भारी उलटफेर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे 31 जुलाई 2024 को। ठीक है, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। यहाँ पर हमने द्विवेदी युग में होने वाली कविताएं पढ़ी और तृतीय उत्थान जाकि छायावादी जो कविताएं थी या स्वतंत्रता की जो कविताएं थी, क्योंकि उस टाइम पे छायावाद के साथ साथ एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा भी बराबर बहती रही है। इसमें हम दिनकर को पढ़ेंगे, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ेंगे, बालकृष्ण शर्मा नवीन को पढ़ेंगे हम। वो बात अलग है कि इसी के पैरेलल हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन को भी, इसी के पैरेलल हम पढ़ेंगे छायावादी कवियों को भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आगे वाली क्लास कल करते हैं हम। कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और अगर आप हमारी क्लास को लाइव सुनना चाहते हैं तो 7 बजे हम लाइव आते हैं टेलीग्राम पर। हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम इस क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, बाद में इसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। चलिए तो मिलते हैं कल।